अरे यार तुमको शर्म है कि बेच के आए हो? कितने में बेची बे? मेरे को बोलते महंगे में बिकवा था। टॉपिक पे आओ यार, तुम मेरी पेमेंट क्लियर करवाओ। कोई बात हुई यार? तुम लोग इज्जत नहीं करते हो एक्टर की। आपका भी पेमेंट बाकी है? पेमेंट बाकी है आपका जी? सैड। कहाँ लेके जाएंगे इतना पैसा ये? हैं? आप कौन है? मैं? आप जहाँ आए हैं, ये पॉडकास्ट बस कुछ बातें, इसका होस्ट कौन है? कौन 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 है? कौन है? कौन है? होस्ट कौन? होस्ट कौन है? होस्ट मैं नहीं हूँ, आदिल है। वो बात करने से कोई होस्ट नहीं बन जाता है। मुझे एक्टिंग आती है, डांस आता है, सिंगिंग आती है, ड्राइंग आती है, गलत टाइम पे हंसी आती है, लेकिन पेमेंट नहीं आती है। गुड कॉमेडी टाइमिंग। हाँ, मैं आपको एक एडवाइस दूँ? तू दे मत, तू ले। पेमेंट नहीं, एग्जिट। ऐसे उठ के ऐसे जा, बिस्मिल्लाह बोल के जा, ऐसे जा और ऐसा यू टर्न मार के नहीं आ, जा सीधा सीधा फास्ट फास्ट। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। सही भी हो गए। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से मोचाई। सही भी खुद होते थे। अरे यार क्रेजी। पहले मिमिक्री करता था बहुत मैं, पता है? मेरा शुरुआत ये आया, मतलब आई स्टार्टेड एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट। ओके। जब ट्रेंड था, बाद में मुझे लगा कि ये सब फालतू है। एनीथिंग दैट डजंट पे यू, ऐसा फील होता है कि वो काम का नहीं है? होता है कभी कभी, जब पैसा नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि ये कौन है जिसने मुझे बुलाया था और मैं क्यों आया था। लेकिन कैसा है, कुछ चीज़ें इंडस्ट्री में पैसों के बियॉन्ड भी होते हैं। जैसे कभी कभी हम थिएटर कर लेते हैं या कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ ऐसा लगता है यहाँ जाने से कुछ वर्थ हो जाएगा। जी। नहीं, रिश्ते निभाने के लिए चले जाते हैं, काम के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर कुछ शो, मुझे मालूम है कि मैंने एक शो रखा है जिसके टिकट के रेट ही 300 रुपये या 400 रुपये और 50 लोग आने वाले, तो क्या पैसा आएगा मुझे? लेकिन मुझे पता है कि क्वालिटी कंटेंट सुनने वाली ऑडियंस है, तो आज यहाँ मज़ा आएगा। और जहाँ कॉर्पोरेट मुझे बहुत बड़ा पैसा दे रहा है, लेकिन वो पैसा इसलिए दे रहा है कि आज मैं हंसूंगा नहीं, आज हंसाओ मेरे को, चैलेंज, तो उस वक्त मतलब मज़ा नहीं आता है। लेकिन उस वक्त पता लगता है कि पैसा आ रहा है बट मज़ा नहीं आ रहा, तो वो भी। पर सर वैसे एक्सपीरियंस ही काफ़ी चीज़ें सिखाते भी है ना, पॉलिश हो जाती है स्किल। वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। मेरे तो बहुत नाना प्रकार के एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट के, कि मतलब एक शो पे मुझे याद है कि मुझे बुलाया और बोला चलो स्टार्ट कर दो सर। तो बोला कहाँ, ऑडियंस कहाँ है? बोलता है ना सर वो LED है ना, उस पर दिख रहा है। और बोला ऑडियंस, बोले देख उधर 6 जन दारू पी रहे, उधर 8 जन पी रहे, उधर पी रहे, बोले आपको देख रहे हैं। तो बोला तो आप करो। और उधर एक साउंड वाला बैठा, ऐसा मरा हुआ मुंह था, ऐसा लगता नान खटाई इसी के ऊपर फोड़ूं। ऐसा बैठ के देख रहा है, ऐसा कसम से एकदम फुल एकदम गफूर भाई की बेवा लग रहा था, बहुत ही गंदा मुंह एकदम, कसम से उसको पोछा मार, ड्राई क्लीन में उसका मुंह डालने का मुंह कर रहा था। मतलब इसको देख के हंसाऊं, इसकी तो ऐसा लगता है 3 बार तलाक हुई है कसम से, इसको औरत ने तलाक फेंक के मारा मुंह पे, तो बर्बाद हो जा। और एक आगे खुजाते हुए बैठा है, मतलब कोई भी नहीं, सब पी रहे, तुम जाओ। मेरे को उस दिन लगा कि मैं आदमी नहीं गंगूबाई हूँ कसम से, लेकिन मैंने किया क्योंकि पैसा था। तो ऐसे भी नहीं, वो एक आर्टिस्ट को सही ऑडियंस मिलना बहुत ज़रूरी है, सही स्टेज मिलना ज़रूरी है। लेकिन सिखाया ना आदिल उसने मुझे। एक और शो मुझे याद है, एक कंपनी थी, उसका नाम, मतलब वो कंपनी बंद हो गई, जिसका BBM आता था ना, BBM एक दूसरे को ब्लैकबेरी मैसेंजर। हाँ, तो उनका शो था। अच्छा। जिंदगी में पहली बार 13 ऑडियंस थी। बोला ऑडियंस कहाँ है? तो बोला सब यहीं तो हैं। हाँ। और 2 आपस में बात कर रहे, 3 दारू के काउंटर पे, 2 गेट पे खड़े। मतलब कहाँ हंसाऊं? बोले जा के हंसाओ। मतलब कॉमेडी करने जा रहा हूँ, कर्जा लेने जा रहा हूँ। उधर जाओ इधर जाओ, बोले जाओ घुस जाओ। बोले अल्लाह तेल लगा ले, वो लगाऊं फिर बाद में घुस जाता हूँ। बोले सर यहाँ कॉमेडी मत करो, वहाँ जाओ। और मैंने बोला कि करूँ क्या, मैं इतना इरिटेशन हो रहा था। बोलता उसने एक बड़े कॉमेडियन, मतलब एक कॉमेडियन नहीं, एक एक्टर का नाम लिया। बोला वो तो ये कर लेते हैं,
तो मेरा ईगो हर्ट हुआ कि मतलब जब वो कर लेता है तो मैं भी कर लेता हूँ, आज मैं करता हूँ। तो मैंने एक सीखा कि लोगों के पास जा जाके मैं सुना रहा हूँ, सर क्या बैठे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बैठ के उसके 2 जोक सुना है, उधर गया। मतलब मैं 20 मिनट किया, मैंने 20 मिनट किया लाइफ में पहली बार, और मेरे को इतना झंड लग रहा था ना कि मैं क्या जा रहा हूँ सबके पास यार, मतलब क्या हो गया है मेरा। हाँ। फिर लेकिन वो खुश हो गया, बोलता मजा आ गया आज। तो मैं बोला इसकी माँ का, इसको मजा आया। तो हमको ठीक सजा है, है। बोला ठीक है चल। उसने फिर कार्ड मुझे सब, उससे पहले मुझे कार्ड नहीं दिया था उसने, ऐसे दोनों हाथ से ऐसा दबा के ऐसा कार्ड दिया, लिफाफा। बोले और करेंगे अभी काम। अरे मैं बोला ठीक है, मतलब वो खुश था। तो मैं बोला आपने चलो। किया फिर बाद में? नहीं, फिर मैंने हर तरह के, जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना कि आपदा को अवसर में परिवर्तित करिए, जी। तो हर तरह के शो को मैंने ऐसे लिया। मतलब मुझे याद है कि एक शो मैंने किया था, एक मुस्लिम वेडिंग थी सेंटा क्रूज में। अच्छा। It was my initial day. I started as a comic on TV. Basically, it was a TV comic. I have wrote my entire set as a TV comic. पहली बार आपा जान आदाब की संख्या 50 के ऊपर थी और अस्सलाम वालेकुम भाई 10 थे। तो मतलब 40-50 औरतें और 10 आदमी, और औरतें सब आगे बैठी। 10 मिनट के बाद मेरा सेट खत्म हो गया। मैंने बोला कि अब मैं क्या बोलूँ यार, मेरा तो पॉलिटिकल है ये, इनको मैं कैसे हंसाऊँ। हाँ। मैं आउट हो गया था 10 मिनट बाद, और 5 मिनट मैंने खींचा। उस दिन मैंने घर पे आके सोचा यार ऐसे तो मैं करियर बर्बाद हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला मुझे अब आपा जाना आदाब लोग के लिए करना है। हाँ। तो मतलब हर प्रॉब्लम, हर एक चीज़ नया चैलेंज लाता कुछ था। नया डेवलप होता है वहाँ से। हाँ, मतलब एक बार 30,000 का ऑडियंस जब मुझे आया तो मतलब इनके लिए क्या करना है। एक बार मैं जिद्दा में था तो वहाँ बोला कि कुछ गा के सुनाओ। मतलब मैं सिंगर नहीं हूँ, बोले तो कुछ पैरोडी गाओ। हाँ। तो मतलब पैरोडी तो बहुत बकवास चीज़ होती है, बोलते ये चलती है यहाँ पे। तो फिर मैंने घर जाके वो शो के बाद 10 पैरोडी लिखी। तो हर शो पे जो चैलेंज आता था ना, मैं वो बनाता था कि ये ऑडियंस आएगी तो क्या करूँगा। ये आज मुझे ना कहीं भी भेज दो आप, मतलब मैयत जनाजे में भी कॉमेडी करके मैं आऊँगा। मतलब मुर्दे को गुदगुदी कर दूंगा, कहाँ करूँगा मैं बताऊँगा नहीं, उसको कूट के बोलेगा मजा आ गया एक बार और वो दबा के अगर लिफाफा हाथ में दे दिया उसने, बस। अरे मतलब मैं अभी एक गोवा में एक शो कर रहा था, बोला कॉर्पोरेट है और 80 महाराष्ट्रन थे। अच्छा। ऐसा कि कॉमेडी करने का ना तो ये एकदम मजा। मैं बोला इनको कॉमेडी, इनको तो हिंदी भी नहीं आती। तो मैं बोला अब इधर चैलेंज है। तो मैंने सब किया, गाना गाया, मिमिक्री किया, इंटरैक्शन किया, जो कम सुना है उनसे बातें ज़्यादा की। मतलब मुझे ये 40-45 मिनट अपने आप का बेचना है यहाँ पे, बेचना है। हाँ। तो ये मैं पहले नहीं कर पाता था। शुरू के 3 साल मैंने नहीं कर सका, बहुत बुरा करता था, बिल्कुल बहुत बुरा। मेरी लाइफ का पहला शो बताता हूँ आदिल, लाफ्टर चैलेंज के बाद मुझे बनारस बुलाया गया। पहली बार फ्लाइट से गया, वहाँ गया, 3 एंट्री थी। बोला 3 एंट्री करनी, बोला 4 करवा ले, बहुत है मेरे पास, बहुत लिखा है मेरे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में कोई नहीं हंसा। कोई हंस नहीं रहा है। तो मेरे को जो ऑर्गेनाइजर था, जो मुझे बुक किया था, बोले भाई कोई भी नहीं हंसा। बोला वही तो मेरे को भी लग रहा है। बोलता अरे कोई नहीं हंसा। बोला मैं क्या करूँ यार। बोलता अरे यार तेरे को पैसा दिया था। बोला वापस नहीं दूंगा, लेकिन मैं पैसा ले लिया हूँ, मैं खा भी लिया हूँ, बहुत मजा है। और कोई हंसा नहीं हो उधर, तो मैं कॉमेडी करने, लेकिन बोला यार ये तो कुछ भी नहीं चला यहाँ पे। और चला कौन पता है, वहाँ पर एक 2-3 हज़ार लिया था एक लड़के ने, कोई उधर का स्कूटर की आवाज़, कुत्ते की आवाज़, बिल्ली की आवाज़, और जोक सुनाया उसने। तो मैंने बोला ये कुछ चला है। तो ये फिगर आउट करना पड़ता है कि ऑडियंस क्या है, इनको क्या देना है। ओके। तो ये बड़ा चैलेंज है। मैंने फिर धीरे, मतलब वही बताया, अपने हर चैलेंज को मैंने उस फेलियर को लिया और उस पर काम किया। तो टचवुड आज मेरे पास 3-3.5 घंटे का कंटेंट है। सिर्फ क्रीम कंटेंट अलग है मेरा। मुझे गांव में भी भेजोगे तो मैं उनको देख के मैं फिगर आउट कर लूँगा कि यहाँ मुझे आधा घंटा 40 मिनट क्या करना है। तो टचवुड ये गिरते गिरते ये इतनी नहीं, तो ये आपका जो मतलब बेसिकली जो आप जिस मुकाम पे अभी है जी, तो हमने अभी उसके फाउंडेशन को अभी जाना कि कहाँ से आया है, वो कैसे कैसे जगह गया है। और अभी के सर आप 2007 से आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो। मतलब हमने आपको इंडियन लाफ्टर चैलेंज में देखा है। आप बेशक उसके पहले से आप लिखते थे, आपका उर्दू पे बहुत अच्छा कमांड है, आप एक्टिंग में ज़्यादा इंक्लाइंड हो। मैंने हमेशा आपको देखा है कि यू हैव एक्टेड मोर देन यू हैव डन स्टैंड अप कॉमेडियन। सर आजकल ये जो एक ट्रेंड चल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियंस आ रहे हैं, बट उनका जो परफॉर्मेंस है वो सीमित है सिर्फ यूट्यूब तक। और आपकी जितनी वैरायटी ऑफ ऑडियंस के सामने आपने किया है, तो उससे आप इतनी चीज़ें सीखे हो, इनकलकेट किए हो। तो ये जो पूरी जर्नी रही है आपकी, हैव यू फेल्ट दैट? एंड अभी आप आर यू रेलेवेंट विद दैट जनरेशन? आप बना रहे हो यूट्यूब पे वीडियोस? हाँ, मैं अभी जैसे थोड़ा 1 साल से मैंने पॉलिटिकल कंटेंट कम किया, बट मैं वीडियो तो बना रहा हूँ। पॉलिटिकल कंटेंट जैसे जो मेरा एक सिग्नेचर था कि ये मेरा स्टाइल है, मैं इस तरह की कॉमेडी करता हूँ, वो अचानक से एक दिन महसूस किया कि मैं जब भी घर जाता हूँ मेरे पीछे एक ट्रक आ रहा है।
और फिर वो जब मैं देखता हूँ वन वे में भी वो ट्रक मुझे दिख रहा है और जब रात में सुबह सुबह उठता हूँ ना कभी नींद, तो मुझे ऐसा ट्रक यहाँ तक दिखता था। तो मतलब ये क्यों हो रहा है? तो फिर मैंने अपना मोबाइल देखा, मतलब तू लिख क्या रहा है, मतलब बंद कर। तो जोक्स अपार्ट, मैं मजाक के अलावा नहीं, मैं मेरा जैसे ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरा सर्वाइवल जो है ना, हाँ। अभी भी जैसे बड़ी अच्छी बात है कि मैंने इन कुछ सालों में महसूस किया, जब से मैं डिजिटल वर्ल्ड में आया, इंटरनेट पे कॉमेडी वीडियो डालना शुरू की 2018 में, मेरा एक फैन बेस बना। 16 साल, 18 साल, 22 साल, 23 साल के लड़के लड़कियों का एक फैन बेस बना, जो मुझे मालूम है, जो मुझे मेरे पास आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये टीवी से तो नहीं आया। हाँ। तो वो इसलिए बन पाया क्योंकि मेरा थिएटर काम आया जी। मेरे जो एक ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीज़ काम आई वो मेरा थिएटर। अगर मैंने थिएटर नहीं किया होता और थिएटर के चैलेंजेस नहीं अगर मैंने एक्सेप्ट किए होते, जैसे थिएटर में मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता था कि हमको हम बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए नाटक करते थे, 60 नाटक करते थे 4 महीने में जाके। अच्छा। अलग अलग शहरों में। तो होता ये था कि हर शहर में जो है ना, कई बार ये होता था कि यहाँ ट्रेन की आवाज़ आती है, बीच में प्ले की आएगी बॉ करके, और आपको फिर रुक जाना है, फिर बीच में फिर रुक जाना है। तो हम कंडीशन हुआ कि ट्रेन की आवाज़ आएगी, नाटक रुक जाता है। 2 घंटे का नाटक। फिर एक ये नाटक ऐसा है कि जगह इतनी बड़ी, स्टेज, ये वेन्यू का हॉल छोटा है, तो एक सेट का हिस्सा, ये सोफा और कुर्सी कट जाएगी, अब इतना बचा, इतने में वो वाला भी इतने में करना है। अच्छा। तो ये हुआ। कहीं पर ऑडियंस को आप जो बोल रहे हो ना, शाब्दिक ह्यूमर समझ में नहीं आता, थोड़ा फिजिकल कॉमेडी करो, जो प्ले में नहीं था लेकिन अब फिजिकल करो। तो वो किया। कहीं पर हमारा एकॉस्टिक इतना अच्छा था, कहीं पर ये वाला माइक दी थी। मुझे याद है हम गुजरात में क्या कर रहे थे, तो उससे आवाज़, थिएटर में हम प्रोजेक्ट करते हैं ज़्यादा। तो अब प्रोजेक्ट नहीं करना है आपको, कम वॉल्यूम में कम थ्रो में बोलना है। स्पीकर्स है। हाँ, ये लगा दिया आपको, ये वाला लास्ट सीट तक जानी चाहिए। हाँ, तो ये वाला माइक लगा दिया, तो अब उतनी एनर्जी नहीं लगानी जिसकी हमने अभ्यास की थी जी। तो इतना अडेप्ट किया ना उस टूर ने। जैसे मराठी थिएटर में एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आदिल, वहाँ पर क्या होता था कि एक हमारे काफ़ी दोस्त करते थे कि उनको एक सेट दिखा दिया जाता था। सेट दिखा दिया, 10 लोग को सेट दिखा दिया, 1 हफ्ते बाद इस सेट पे आप सब लोग अलग अलग नाटक लिख के लाओ। कई बार एक लाइन दे दी, ये लाइन दे दी आपको, इस थॉट पर आपको 10-15 लोगों को अलग अलग नाटक बनाना। कई बार होता है कि परसों बनाओ, कई बार होता था कि रात भर रहो, सुबह बनाओ। तो ये सुनता था, कल्चर देखता था, इनके बीच रहा, ये हम करते थे जी। 7 दिन में नाटक तैयार करते थे, 2 घंटे का नाटक 7 दिन में लिखे, बना दिए, कर दिया, टूर कर दिया जी। तो ये बहुत सिखाया। और जब स्टैंड अप आया ना, मुझे याद है पहली बार मैंने स्टैंड अप जब देखा, यहाँ पर एक टाउन में एक जगह है जहाँ पर कॉमेडी स्टोर नाम से होता था, जो बाद में कैनवस क्लब बना, फिर बाद में फिर बाद में बंद भी हुआ, वो अलग कहानी है। तो कॉमेडी स्टोर में पहली बार मेरा एक दोस्त है जो लाफ्टर चैलेंज करता, बोला था वहाँ चल, वहाँ लेके जाता हूँ, वहाँ अलग कॉमेडी होती है। मुझे रितेश देशमुख जी ने बोला था असल में। रितेश जी ने बोला था, और भी 2-3 लोगों ने बोला था, तुषार कपूर थे, सब बात कर रहे थे। हम टीवी पे एक शो करते थे, एक जगह है टाउन में जहाँ पर इंग्लिश कॉमेडी होती है, अलग कॉमेडी होती है। तब इंडियन कॉमेडियन नहीं आते थे वहाँ पर। तो एक फ्रेंड मुझे लेकर गया, मैंने वहाँ जाके देखा, तो वहाँ के कॉमिक्स को देखा, गाली गूली तो वो ठीक है, उसके अलावा ऐसी बातें कर रहे हैं जो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे भी तो ये सब बोलना है, गुस्सा आता तो मैं यही दोस्तों को यही बोलता हूँ, लेकिन हम कॉमेडी में वो नहीं करते थे। तो मतलब ये कुछ अलग है। वो देखने के बाद मेरे ज्ञान चक्षु ही खुल गए, मुझे लगा ये कुछ और हो रहा है, और लोग हंस रहे हैं, पागलों की तरह हंस रहे हैं लोग। अच्छा, गालियाँ तो दे रहे थे, लेकिन मैं उस चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करता। उनके अंदर थॉट था, उनका अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा वेंट आउट कर रहे थे। मैं देखा, मैं यार ये भी कॉमेडी है, मैं जो कर रहा हूँ वो भी कॉमेडी है, बट ये कुछ अलग कर रहे हैं। मैं बोला नहीं, ये एक तरह की स्टोरी टेलिंग हुई। हाँ, नहीं, स्टोरी टेलिंग, ओपिनियन उनका, अपना, मतलब हर वो बात है ना, जो कुछ बातें जो मैं रिलेट कर रहा हूँ जी, मतलब ऐसी बात बोल रहे हैं, हाँ ये तो मेरे साथ भी तो होता है यार। हाँ। तो लेकिन मेरी कॉमेडी में वो नहीं होता। मेरी कॉमेडी में ज़्यादा हम लोग मान लो अगर ऐसा होता तो, या फिर कुछ ऐसी हाइपोथेटिकल। हाँ, जैसे बाहर में गया, मुझे केले वाला मिला, केले वाला कभी मिलेगा ही नहीं मुझे, क्यों मिलेगा केले वाला। तो हम जो कहानी बनाते थे या फिर जो भी होता था उसमें रियलिज्म कम होता था, बहुत फिक्शनल होती थी। हाँ, इमेजिनेशन फिक्शनल और सर्फ मतलब अलग होता था, तो बहुत रियलिज्म था। ये बहुत रॉ है। हाँ, और रिलेट करने वाला। बट उसके पीछे भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी मैं बताता हूँ। वो देखने के बाद मैं घर आ गया, और मेरे एक दोस्त मुझे लेकर गया कि वहाँ से ऑफ़र आया, और वो बहुत ही बाइकला का रहने वाला, वहाँ परफॉर्म करने का। हाँ, तो मैं बोला यार ऑफ़र वहाँ से आया, बोला हाँ, बोला चल मिल के आते हैं। मैं उनसे मिला, उसने बोला, मैंने बोला बट आई थिंक इन हिंदी। वहाँ यूके की बंदी थी, वहाँ के कॉमेडी स्टोर चलाती थी, शैलेट वार्ड, बहुत साउंड, बहुत फोकस्ड बातें की। मैंने उनसे बातें की, बोल मतलब बट आई डू माई सेट इन हिंदी बिकॉज आई थिंक इन हिंदी।
आई कैन राइट अ पंच लाइन इन हिंदी, वी आर फाइन, यू डू। हम हिंदी में ट्राई करते हैं। पहला शो अंग्रेजी में कॉमेडी वाली जगह पे हिंदी में हो रहा था, मतलब लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपके 5 शो देखूंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं। हो सकता है मैं ये भी बोल दूं कि मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने आदिल वहां पे 5 शो देखे, हर शो के बाद मेरा इरादा पक्का हुआ, घंटा यहाँ नहीं करूंगा। ये तो नहीं हो रहा है मेरे से, ये तो नहीं कर रहा हूं मैं। एक शो इंशाल्लाह नहीं, एक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करूंगा मैं। एक शो मैं तो सऊदी अरब में जाके कसम खाता हूं कि नहीं करूंगा। मतलब ऐसा हो रहा था कि 5वें शो के भाई ये तो अलग है। हाँ। कहते ना कई बार एक छोटा सा ह्यूमिलेशन आपके काम आता है। मेरे फ्रेंड ने क्या बोला, वो भाईकला का लड़का विनोद कुमार, मतलब मैं तो उसको दुआ देता हूँ, उसने एक ऐसी बात बोल दिया मुझे बहुत ही, जब मैंने उसने बोला करते अपन, मैं बोला नहीं करूंगा मैं। बोला क्यों, फट गया तेरा? उसका फट गया तेरा ना मेरे को लग गया बहुत, फट गई ना तेरी, फट गई तेरी। वो मेरे दिमाग में लग रहा है फट गई मेरी, क्या मैं डर गया क्या मैं? उसने बहुत कैजुअली बोला तू डर गया, पोक दिया तू। मैं बोला नहीं, मैं बोला रुक, मेरे को 15 दिन दे। बोला फटी गई ना, 15 दिन में क्या करेगा तू, सीएगा क्या? बोला नहीं तू 15 दिन मैंने जाके उस फॉर्मेट पे लिखना शुरू किया। अगर मैंने थिएटर नहीं किया होता और मैंने इतनी बार अपने आप को अडेप्ट करना नहीं सिखाया होता तो मैं वो अडेप्ट नहीं करता। बाकी सारे कॉमिक्स की तरह मैं बोलता था कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं उसकी बुराई करता। हाँ। लेकिन वो ट्रेंड में आ चुका था, वो हो रहा था। मैंने लिखा उस पर, बहुत गालियां बक्की मैंने शुरू के, मैंने ऐसा मतलब जो देखे वो तो मतलब मुकर ही जाए मुझे कि ये कौन आदमी इतनी गाली दे रहा है। हाँ। लेकिन बाद में वो भी एक कहानी के मैंने जब डिस्कवर किया कि गालियां देना ही कॉमेडी नहीं है, इसके बगैर भी आपकी बात हो सकती है। बेशक। मतलब आपका सेट जो है ना, उसको गाली की जरूरत नहीं। गाली जैसे आप दोस्तों के साथ दे देते वैसे सेट में दे सकते, लेकिन गाली की जरूरत नहीं। ये मैंने किया डिकोड के, नहीं गाली के बिना भी मैं अपनी बात बिना गाली दे उससे ज्यादा जोर से गाली दूंगा। बेशक। इससे मेरे पॉजेस मैंने वर्कआउट किए कि यहाँ पर गाली है लेकिन मैं मन में दे रहा हूँ। देखा होगा मेरे बहुत सारे सेट में मैं रुक जाता हूँ तो समझ जाती है लोग। हाँ। और 2 सेकंड बाद समझ आती है। हाँ। या आपका एक वो मेरा वो है कि मैं बोलता हूँ कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो एक कहानी है कि मैंने जब कैसे उसको लिखा और मैंने किया, और टच वुड गॉड इज काइंड, पहली बार में किल हो गया। क्या बात है, पहली बार में किल हो गया। हम लोग 4 कॉमिक थे, उन्होंने 3 साल के बाद मेरा स्पेशल किया वहाँ पर। मेरे शो का नाम था लव सेक्स एंड पॉलिटिक्स। सिर्फ मुझे बुलाया, बोला आपका हिंदी है लेकिन आपका हमारे जैसा। बोला ठीक है चलो करते हैं। सर रहमान सर का नेक्स्ट स्पेशल हमको कब देखने मिलेगा? ये जैसे मैं अगर OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसके लिए मैं बहुत तैयारी, मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं इंडिया टूर करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे भी मेरा एक प्ले भी शुरू हो गया उसमें भी व्यस्त हूँ। साल 2 साल के अंदर ही मैं एक प्रॉपर एक लेके इंडिया टूर देन वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ स्टैंड अप में इंशाल्लाह। सर ऐसा कहते हैं कि एक आर्टिस्ट आर्ट से बड़ा नहीं होता है, तो आप सर इज एक्चुअली वन रियली गुड एग्जांपल ऑफ दैट कि आपने हमेशा अपने आर्ट को अपने से बड़ा माना, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि 15 years, more than 15 years in the industry, आपके साथ के जितने लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा यू आर मोर एक्सपोज, आपका एक्सपोजर है एंड यू आर वेरी रेलेवेंट टू द करंट एज। आप वक्त के साथ चल रहे हो, आपने अपने फॉर्म को वक्त के साथ साथ इवॉल्व किया है, अपने आप को अपग्रेड किया है, और जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश किया है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फॉर एन आर्टिस्ट एंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट। कोशिश चल रही है, बस यही है, वो कहते हैं ना कि फ्लो में रहिए जी, ट्रेंड में रहिए। जो आदमी अपग्रेड नहीं करता है वो आउटडेटेड हो जाता है। तो मतलब मोबाइल एक छोटा सा हैंडसेट है जो नोकिया का था, जो बोलते हैं ना वो इतना बड़ा है, पठान का हथियार फेंक के मारने वाला, वो जब वो इतना हो गया है, आपके फ़ोन में चेंजेस आ गए हर चीज़ में। इवन आप रेडियो देखो ना, रेडियो में पहले कैसे FM में होता था, ये आकाशवाणी है, और अब वो बात दोस्तों की तरह करते हैं। और ये बहुत फास्ट पेस्ड हो गया। इनका कब चेंज हुआ पता है? हाँ। इनका तो जब मैं कॉलेज पढ़ा था तब चेंज हो गया था इनका आरजेइंग का तरीका। हाँ। सब बदल गया, मतलब एक दोस्त से बात कर रहे उस तरह का हो गया। और हम आइए दोस्तों, हम आपको ऐसी दुनिया में लेके चलते, तू ही रहे वहां पे वो दुनिया में तू अकेला रहे और तेरे लोग रहे। क्यों चाह रहा है ऐसी दुनिया में भाई? तू अपने घर में जा, देख इस दुनिया में कैसी बात करे। तो वो चेंज आपने अडेप्ट नहीं किया ना जी, तो बेसिकली वो अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं सही है। आज आप ये बात कह रहे थे कि जब वहाँ आप गए कैनवस लाफ क्लब में, तो आपने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि ऑडियंस जो है वो रेलेवेंट बातों पे हंस रही है। हाँ। क्योंकि वो अपने आप को रिलेट कर पा रही है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आजकल जो वीडियोस बन रहे हैं वो कुछ इस ही फॉर्मेट के बनते हैं,
जहाँ पर एक क्रिएटर उस तरह के वीडियोस बना रहा है जहाँ ऑडियंस अपने आप को रिलेट कर पा रही है। और वरना पहले यहाँ पर भी बहुत फिक्शनल कंटेंट बनते थे, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। सो आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? कोशिश कर रहा हूँ मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो ऐसी एक्सीडेंटली मैं यूट्यूब पे आ गया 2018 में पहला वीडियो डाला था। अभी एक्सीडेंटली आपके सर मिलियन में व्यूज भी आ गए और एक्सीडेंटली सर आपके वीडियोस वायरल भी हो गए और एक्सीडेंटली सर आपके सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ गए। बस वो मुझे शब्बीर कुमार का गाना है, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा दोनों जाली की, कसम से ऐसा लगता है फेफड़ा बाहर आ जाएगा गाते गाते। शब्बीर मतलब मेरा, शब्बीर भाई बहुत अच्छा गाते, तो घर पे बोलेंगे रहमान क्यों किया तूने, मतलब मजाक के अलावा वो तो मैं हम तो ये एक्चुअली आदिल, ये मैं आज भी सोशल मीडिया का इतना अच्छा जानकार नहीं हूँ जी। मैंने अपनी ईमानदारी से मेरे कुछ वीडियो अपने आप क्यों वायरल हो गए मुझे नहीं पता। मेरा वीडियो बहुत दिन के बाद वायरल हुआ था, पहला बॉम्बे वर्सेस मुंबई, जिस पर बहुत लोगों ने टिकटॉक बनाया था, बहुत लोगों ने बनाया था टिकटॉक, मतलब। और मुझे लोग बोलते थे कि इसने बना दिया भाई। सर मैंने भी बनाया था। अरे क्या बात है, मैंने भी बनाया था और मैंने आपको लिंक भी भेजा था, सर देखो मैंने बनाया था। अरे क्या गुड। नहीं बहुत लोगों ने बोला, और मुझे यंगस्टर्स आके बोलते थे अरे इन्होंने बना दिया, अरे इसने बनाया, ये देख ये लड़की, ये अरे सर आप स्टार हो गए। स्टार हो गए अभी हुआ। तो मुझे अच्छा, वो उनके अपने हिसाब से सही थे, क्योंकि एक जनरेशन जो थी ना, मैं टिकटॉक पे नहीं था लेकिन मेरे वीडियो टिकटॉक पे थे तब। बाद में मैं टिकटॉक पे आया और फिर टिकटॉक को माशाल्लाह बंद करवाया मैंने। मैं आते ही अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नान खटाई बटी है चाइना तक। तो सोशल मीडिया पे मैं धीरे धीरे आया, यूट्यूब पे आया, इंस्टाग्राम पे करीब 1 साल पहले ही थोड़ा सा एक्टिव हुआ, वीडियो थे मेरे और कुछ वीडियो मेरे चल गए। जैसे एक वीडियो मुझे, हालांकि वो जोक भी नहीं था आदिल, मैंने सिर्फ एक जगह स्टैंड अप करते करते मैंने मैं कुरला में कर रहा था, बहुत ही पॉश इलाका मुंबई का, तो वहाँ पर बहुत पॉश है, वहाँ पर लोग नहीं मानते तो लोग मनवा देते, पॉश है, छोटे इधर है, कान के नीचे सब 4 बिल्डिंग गिरेगा, फिर राइट लेने का, फिर 2 बिल्डिंग गिरेगा। तो वो क्या हुआ कि मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया कि कुरला से कितने लोग हाथ उठाओ, तो लोग उठाए, बोला नहीं अच्छा है हाथ उठाओ, कुरला वाले को बोलो हाथ उठाओ, तो स्टेज पे आके उठा देते, फटांग बोले तो थे भाई, बस क्या है भाई, तुम ही तो हाथ उठाने बोले थे, अच्छा वो लात उठाने नहीं बोले थे, आप लुंगी पहन के आते हैं पब्लिक को खोटा तो अब वो मैंने ऐसे ही बोला था, कोई स्क्रिप्ट भी नहीं थी, मतलब यूं ही मैंने बोल दिया। अब वो मुझे पता चला वो अंधाधुंध वायरल हो गया, मैं बोला सही है। तो ऐसे, और दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैं स्टैंड अप के एंड में कोई शायरी पढ़ देता हूँ, मतलब सर आपकी नज्म बहुत प्यारी होती है। तो वो नज्म ऐसी होती है कि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड, मुझे लगता है अगेन थिएटर, तो मैं उसको कल्मिनेट कैसे करूँ, तो मुझे लगता है पोएम कर देना चाहिए, तो वो भी बहुत वायरल हो गई। तो क्या क्या चीज़ें वायरल हो गई, और जो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा वीडियो है, वो घंटा वायरल नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरे कुछ सेट है, जैसे आप लोग देखना टीवी वाला कॉमेडियन मेरा इंटरनेट पे, अब वो वीडियो मेरा फेवरेट वीडियो पर्सनल, एज ए टीवी कॉमेडियन मेरा पेन क्या है, क्या क्या मैंने फील किया, वो नहीं हुआ। तो क्या चल रहा है मालूम नहीं है, बस मैं डाल रहा हूँ। और अभी अच्छा सवाल है, मैं अभी जो है थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेट या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लोगों को, अभी जैसे तुम्हारी बातें सुन के मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता हूँ यार, तुम लोग को कितना मालूम है। हम लोग यार मतलब तुम्हारी एज में तो समझ में ही नहीं आता था कि क्या करना, लड़की से क्या बात करना ये समझ में नहीं आता था। अब तुम लोग को इतना टेक्नोलॉजी क्या करना है, कैसे करना है, इतना आगे तक सोचते हो, तो पता ही नहीं चलता हमको। आज की जनरेशन के अंदर एक सबसे अच्छी बात है, 2 बातें, एक बुरी बात ये है कि बहुत जल्दी डिप्रेशन में आते हैं, और एक अच्छी बात है कि उनको इतना मालूम है ना, इतना मालूम है कि हमको लगता है कि मैं कौन से अंडे में हूँ, मेरे को तोड़ो, मेरे को एहतिकाफ से बाहर निकालो अंडे के, मेरे को सिखाओ। तो मैं सुनता हूँ, अडेप्ट करता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, मेरी स्लो रफ्तार में चल रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे टीम भी बना लिए और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। सर एक्सेस की भी बात है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी एज, आई एम 1996 बॉर्न, तो हमारे स्कूल एज में ही हमको अर्ली एक्सेस मिल गया टू इंटरनेट। आपका टीनेज में देयर वाज नो इंटरनेट, कुछ नहीं मिलता, कॉमिक एक्सेस नहीं था, इधर ला हाथ में क्या पढ़ रहा है। मेरे अब्बा तो नॉवेल पढ़ने नहीं देते थे, बोले बिगड़ जाएगा, क्योंकि नॉवेल में बोले ऐसा डिटेल में समझाते हैं ना कि दिमाग में साला पिक्चर आने लगता है, तू बिगड़ जाएगा। अरे बोला ये भी ला, और खुद नॉवेल पढ़ते थे। मैं सोचता था मैं बड़ा होऊंगा तो इसकी माँ का मैं भी नॉवेल पढ़ूंगा, और मैं बड़ा हुआ तो रील्स दिखा रहा हूँ, टिकी टिकी नॉवेल खत्म। तो मतलब सोचो ना, नॉवेल मत पढ़ो, ऐसा होता था। मेरे वाले साहब नॉवेल नहीं पढ़ने देते थे, क्योंकि अब उसका साइंस क्या है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वो लोग ग्लोरीफाई और मैग्नीफाई करते हैं ना, मतलब वो आज है विजुअल ह्यूमर है ना, मतलब विजुअल एंटरटेनमेंट है। उसमें आप जब पढ़ते थे तो आपको दिखता था उसके सुनहरी बाल, छरहरा जिस्म, उसने ऐसी ऐनक पहनी थी, उसका कलर था, उसमें एक छेद, तो इतना डिटेल आप इमेजिन करोगे जो उसमें लिखा है, उतना आपको सुझवा देते थे। तो बेसिकली ये है
पर सर ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। मुझे किसी ने कहा था कि आप किताब पढ़ोगे ना तो आप वो पिक्चर अपने दिमाग में बनाओगे जो आप बनाना चाहते हो। आप पिक्चर देखोगे तो आप वो पिक्चर बना रहे हो दिमाग में जो डायरेक्टर आपको दिखाना चाहता है। सही है, सही है। किताब आपको बहुत आगे लेके जाती है। आपका सर अभी हम नज़्म की बात कर रहे थे, एक नज़्म मेरी बहुत फेवरेट है, अगर आप वो कहेंगे तो अभी 15 अक्टूबर को एक मैच होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में अहमदाबाद। आपका मैंने एक सेट देखा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का यूट्यूब पे, और उसमें लास्ट में आपने बहुत ही प्यारी सी एक नज़्म बोली है, अगर आप वो एक बार कह दें। वो एक्चुअली कहते हैं ना कि जब मेरा स्टैंड अप, सर उसका हिस्ट्री भी बताना मुझे, आपने कैसे उस चीज़ को इनकलकेट किया। हाँ, ये वो वही बताने लगा था मैं। असल में क्या होता है कि कई बार मेरा स्टैंड अप, अब जितना भी स्टैंड अप मैं करता हूँ ज़्यादातर मेरे फ्रस्ट्रेशन से निकलता है। जो मुझे कोई नए भी कॉमिक बोलते हैं, मतलब तेरा फ्रस्ट्रेशन क्या है, तेरा त्रास क्या है जीवन में, तेरे को कौन सी चीज़ों पे गुस्सा आता है, ऐसा लगता है इसकी माँ का ये क्या हो रहा है। और मेरा एक दोस्त है, वो अपने घर की स्टोरी सुनाता है, तो मैं बोलता हूँ ये सब तेरा स्टैंड अप। अरे क्या सर, मेरा प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मतलब इसी में तो है स्टैंड अप। हाँ, तो मेरा एज एन इंडियन मुस्लिम यू हैव टू फेस द म्यूजिक एवरी टाइम। मतलब मेरे साथ तो ये होता है कि मेरे दोस्त, अब इसमें कैसे कॉमेडी निकलती है, अब मेरे दोस्त हैं, मुझे मालूम है वहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं और इत्तेफाक से वो पाकिस्तान की टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक ज़ोर से बात करें, मैंने वहाँ से सुन लिया, और जैसे ही मैं उनके पास जाता हूँ टॉपिक चेंज कर देते हो। उनको लगता है कि नवाज शरीफ मेरे खालू का बेटा है, मेरे को बुरा लग जाएगा वो टॉपिक। मतलब भाई तू बंद किया, अब बुरा लग रहा है मेरे को, और उस पर बुरा नहीं लगता है, वो अचानक से पाकिस्तान की तारीफ शुरू कर देते हैं। कोक स्टूडियो क्या मस्त है ना, बोला किधर नारा सो बड़ा वाला, और अरे तू तारीफ क्यों कर रहा है। तो ये जो चीज़ें ना, लोग ऐसा नहीं है यार, मुसलमान तो बांग्लादेश में भी है, अफगानिस्तान में भी है, सीरिया में भी है, मैं वहाँ जा नहीं रहा हूँ, लेकिन तो हर जगह आपके पाकिस्तान से, मतलब एक्चुअली उसमें भी रोल है मीडिया का, लोगों का, कि मुस्लिम एंड पाकिस्तान का कनेक्शन नहीं है। सबसे अगर मुस्लिम का कहीं कनेक्शन होना चाहिए तो शायद सऊदी में होना चाहिए, मक्का से होना चाहिए, मदीना से, वो हमारा पिलग्रिमेज है। पाकिस्तान तो यहीं से चला गया। तो वो मैं देखता था अपने आसपास। अच्छा, कुछ दोस्त मजाक उड़ाते थे, कुछ सीरियसली वो मुझे बॉदर करती थी। एक टीवी के एक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हम एक शो करते थे, तो वो क्या करते थे, उनका रिवर्स साइकोलॉजी था। वो पूछते थे, वो देखने के लिए कि मैं क्या रिएक्शन, वो कुछ बुराई नहीं करते थे, बोलते आफरीदी मस्त बैट्समैन है ना, ऐसा बोल के एकदम मेरे मुंह की तरफ देखते थे, मैं क्या बोलूँगा, वसीम अकरम क्या बॉलिंग करता है, मैं बोलता था बहुत भारी करता है, फिर बोलते थे साले तेरा तू तो ये पार्टी बदल लिया। तो ये जो है ना पेन, ये सब, जैसे मेरे एक स्टैंड अप में एक जोक भी, मेरा एक दोस्त है, ये रियल है, आदिल, वो मुझे ना हर साल जो है ना 15 अगस्त को शाम में एक फ़ोन करता है और बोलता है बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बोला 16 थोड़ी है, 15 है। बोला नहीं, तुम लोग का कल था ना 14। और वो जैसे ही फ़ोन करता है, हेलो, बोला रख तेरी बात। तो ये मेरे फ्रस्ट्रेशन थे, और चीज़ें कुछ हास्यपद लगती थी, कुछ जेन्युइन लगती थी। तो ये चीज़ थी जिसको मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, तो मैंने उस पर स्टैंड अप सुनाया। भयंकर लोगों ने पसंद किया, और कुछ लोगों ने थैंक यू बोला, और कुछ मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स ने मुझे सॉरी बोला। और मेरे पास इतने इमोशनल मेल्स या मैसेजेस आए कि सर सॉरी, हमको नहीं, हम सॉरी बोलते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने कुछ एक का जवाब भी दिया, लेकिन वो मेरे लिए मुझे लगा कि यार मैंने अच्छा हुआ स्टैंड अप किया। बहुत जज्बात थी, कई मुस्लिम्स ने बोला कि यार आपने हमारी बात बोल दी, कई नॉन मुस्लिम्स ने बोला कि सब ऐसे नहीं होते, आपकी बात देके लगा। तो ये जो चीज़ें ना, आप बात करो, आप अच्छी तरीके से, मुझे लगता है बात करो आप। तो वो नज़्म उसका हिस्सा है, मैं नज़्म सुना देता हूँ, गला थोड़ा गला गिल्ला करके सुना देते बनता है। मेरे भी दिल के बहुत करीब है ये नज़्म, और मतलब चली बहुत है अलग अलग पेजेस पे। तो वो आज यहाँ पर एक इंडियन मुस्लिम जो है वो अपने देश के लिए क्या फील करता है वो मैं बोलना चाहता हूँ कि रगों में खून यहाँ का है, सांस में खुशबू, रगों में खून यहाँ का है, सांस में खुशबू, और इसी ज़मीं को चुना है खुदा ने मेरे लिए कि तेरे वास्ते दुनिया में एक वतन ही सही, मगर ये मुल्क इबादत की जा है मेरे लिए। और जो इससे जान से ज़्यादा ना प्यार कर पाए, खुदा का वो तो वफ़ादार हो नहीं सकता, और खुदा से जिसको इश्क है प्यार मज़हब से, वतन का वो कभी गद्दार हो नहीं सकता। ये एक क्या बात है, क्या बात है। बेसिकली थॉट ये है कि खुदा से ज़्यादा मोहब्बत है कि वतन से मोहब्बत है। मतलब खुदा से जिसको इश्क है, प्यार मज़हब से,
वतन का वो कभी गद्दार हो नहीं सकता। मतलब जो इंसान अपने खुदा से सच्ची मोहब्बत करता है ना, हम इन इस्लाम लोगों को शायद पता नहीं है, वतन की मोहब्बत ईमान का एक पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है। और मेरे हिसाब से आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, जिस ज़मीन पर आप पैदा हुए, जिस ज़मीन पर आप खाते हैं पीते हैं और पले बड़े, वो ज़मीन दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि वो वही आपकी, भले ही आप युगांडा में पैदा हुए, आप कहीं के भी हो, अगर आप अपनी उस ज़मीन जहाँ पर आप जी रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जो आपको सब कुछ दे रही है, उससे ही आपको मोहब्बत नहीं हो पा रही ना, तो फिर लानत ऐसी ज़िंदगी पे। तो बेसिक थॉट यही है। और क्या है ना कि लोग, सियासतदान हमेशा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसा दिखाया जाता है, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, जैसा दिखाया जाता है ना, चाहे वो मीडिया पे या कुछ किसी भी माध्यम से, वैसा होता नहीं है। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे होते, स्पेशली फेसबुक या दूसरे ऐसे ट्विटर पर, जहाँ पर इतना हेटरेट, जिसमें ऐसा लगता है टीवी खोलो तो सब यही है, लेकिन बाहर जब मैं मेरे दोस्तों से मिलता हूँ तो ऐसा लगता है बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर तो कुछ भी नहीं है यार, बाहर तो सब नॉर्मल है। बाहर तो मुझे, अगर मैं यूपी का हूँ तो मुझे बॉम्बे वाले से शिकायत हो सकती है, अगर मैं खान हूँ तो मुझे अंसार, तो मतलब इतना तो सब में होता है थोड़ा थोड़ा जी। लेकिन इतना मैग्नीफाई जो सोशल मीडिया में हो रहा है ना, वैसा है नहीं। लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। वो एक शेर याद आ रहा है किसी का, कि प्यार का गीत ज़माने को सुनाया जाए और दुश्मनों को भी कलेजे से लगाया जाए, और दुश्मनी प्यार से मिट सकती है, नफरत से नहीं, ऐ सबा सबको ये पैगाम सुनाया जाए। क्या बात सर। आर्टिस्ट हर फील्ड का या तो टैलेंटेड होता है या नहीं होता है, पर हमने नोटिस किया है कि आज के ज़माने में इसका फॉर्म बदल गए हैं। अब आपके पास एक डिपेंडेंसी नहीं है, बिकॉज यू हैव सोशल मीडिया। तो बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट जब कोई वीडियो डालते हैं या अपना टैलेंट बताते हैं, उनको वो शायद कभी हाइप नहीं मिल पाती या वो क्लाउड नहीं मिल पाता इन कंपैरिजन टू दोस्त जो किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा है। इस चक्कर में अप्रोच बदल जाती है। एक आर्टिस्ट कुछ बनाने से पहले 2 बार सोचता है कि मैं अपना हुनर रखूं या मैं ऐसी कोई बात कर दूं जो मुद्दा बन जाए। तो वो जो एक डिफरेंस पैदा कर रही है, आप क्या सोचते हो उस पर? ये बड़ी जद्दोजहद होती है, मेरे साथ भी होता है। क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसी आई बॉल लेने के लिए मैंने जो फिगर आउट किया है कि या तो आप बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल दो, या बहुत ही अश्लील बात बोल दो, या बहुत ही फुद्दू बात बोल दो, या बहुत ही बकवास हरकत, मतलब किसी एक्सट्रीम पे जाओ आप, तो लोग उस पर आते हैं। आप बहुत ही अच्छा एक लीनियर वे में बहुत अच्छी और बहुत ही क्लासी चीज़ कर रहे हो ना, तो वो इतना अटेंशन नहीं लेती। जैसे सड़क पे झगड़ा हो रहा होता है, हाँ। आप रुक के देखते हैं, नॉर्मल कोई भी चीज़ एक फ्लो में चल रही है ना, तो बेसिकली ये एक जद्दोजहद है। मेरे साथ भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं क्या करूं। जैसे मुझे याद है कि जब मैं जो चीज़ थोड़ा ज़्यादा ओवरबोर्ड जा रहा हूँ ना, तो वो उसको ज़्यादा नंबर्स मिल जाते हैं, दुख होता है। और ये इंडिविजुअल चॉइस है, आपका कॉल है, लेकिन आपको एक पैमाना बनाना पड़ेगा कि मुझे कहाँ कितना जाना है, मुझे अपने आप से, अपनी सोच से कितना समझौता करना है। क्या मैं उस लकीर को, उस बाउंड्री को के बाहर जा रहा हूँ जो आप नहीं हो, तो वो करने के बाद भी आपको पछतावा होगा। वरना कितना आसान है, मैं अगर बैठ के एक गाली दे दूँ किसी को, किसी बड़े आदमी को, मैं कल का कल वायरल हूँ। बिल्कुल, कितना आसान है ना, बहुत आसान है। मैं बहुत बड़े आदमी को बहुत ही गंदी और भद्दी बात, ज़्यादा से क्या होगा, 3 दिन की जेल होगी, यही होगा, लेकिन आप बाहर आ जाओगे, या 1 महीने की, बहुत आसान है वायरल होना, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। मेरे हिसाब से उसूल तो होना चाहिए, एक उसूल होना चाहिए। हाँ, आपको मार्केट भी समझना है, साथ में आपको मार्केट में ये समझना है कि आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो। बिल्कुल, आप करिए। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप इस माध्यम पर आए हैं, इस मीडियम में काम कर रहे हैं, तो आप आए क्यों हैं? बिल्कुल, कुछ एग्जिबिट करने आए हैं ना, तो आपको थोड़ा तय करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मोल्ड भी होना पड़ेगा। आपने बोला नहीं भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो ये भी एक हट धर्मी है। पर लोग बहुत क्लेवर हो गए सर। हाँ। मतलब इस चीज को जानकर अप्लाई करते हैं एज अ स्ट्रैटेजी। इस पर मैंने एक छोटा सा मोनोलॉग लिखा था, मैं आपको इसको सुनाना चाहूँगा। एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया, इट वाज जस्ट फॉर अ फन एंटरटेनमेंट टेक, कि अगर आपको आज की तारीख में 2023 में कंटेंट क्रिएटर बनना है तो कितना आसान है। वो कुछ इस तरह था कि 700 में ब्लू टिक, 1000 में पापाराजी,
2 गाली इसको दे दिया, 4 गाली मुझे पड़ गई, 6 मीम उस पे बन गए, 8 फोटो का कैरोसेल डाल दो, 10 रील ट्रेंड पे बना लो, 10 रील किसी से चुरा लो, थोड़ा कोलैबोरेट कर लो, थोड़े ब्रांड लॉक करो, एक मैनेजर रखो और स्टोरी डालो, सेल्फ मेड बिचेस। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम उनकी नफ्स के ऊपर पाँव रख दिया, अल्लाह। और यही स्ट्रगल का व्लॉग बना के यूट्यूब पे डाल दो। अरे बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं सर। आपका एक कैरेक्टर मैंने बहुत देखा है, पर आपको उसको मैंने सिर्फ स्टेज पे परफॉर्म करते देखा है, जो आपका बम्बैया वाला कैरेक्टर है। हाँ, और उसकी जो एक फेवरेट चीज़ है ना मेरी सर, वो उसका एटीट्यूड है, वो उसका लहजा है। तो वैसे कुछ कैरेक्टर्स ना सर मैं आपके वीडियोस में देखना चाहता हूँ, आपके सोशल मीडिया पे देखना चाहता हूँ। इट कुड बी एन IP ऑफ योर्स, समथिंग दैट गेट्स पीपल्स अटेंशन, समथिंग दैट कैन बी योर USP। आज आपको बहुत लोग बहुत अलग अलग रीजन से जानते हैं, अरे ये इंडियन लाफ्टर में आते हैं, अरे ये कपिल शर्मा शो में आते हैं, अरे ये यूट्यूब वाले हैं। तो सर दिस इज ऑल्सो एन पोटेंशियल कैरेक्टर दैट आई थिंक दैट यू शुड बिल्ड। आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन दैट सिंस बहुत टाइम से। इट इज़ लाइक समवेयर देयर इन माई माइंड एंड हाउ टू सी। कई बार क्या होता है, ज़्यादा क्रिएटिविटी भी ना आपकी दुश्मन हो जाती है। इसको ऐसे करूँ कि इसको ऐसे करूँ, नहीं इसको आज ऐसे करूँगा, नहीं कल ऐसे करूँगा, और माशाल्लाह वो आजकल आता ही नहीं जल्दी, बहुत टाइम तक। तो वो दिमाग में है मेरे, मैं अलग अलग फॉर्मेट में। और वो कैरेक्टर जब मैंने शुरू भी किया था तो मैंने उसको एज इट इज़ किया था, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ ये कैरेक्टर, जैसे मुंबई, कोई भी किसी भी रीजन का कैरेक्टर, मैं यहाँ का पैदा हुआ, कुरला में मेरी पैदाइश हुई, तो मैंने उसको बहुत करीब से देखे वो कैरेक्टर। और वो कुछ ज़्यादा नहीं करते, उनका एक तरीका है बात करने का, वो एक लिंगो, एक स्टाइल है। जैसे वो कुछ भी उनमें एक जैसे मेरा एक दोस्त है, वो शायरी सुनाता था, मतलब वो, लेकिन वो अलग ही तरीके से सुनाता था शायरी। वो एक दिन आया, वो बोलता है भाई एक शायरी सुन कि दर्द और बढ़ेगा भाई, यादें दिलाना बंद करो, दिल और भी जलेगा भाई, धुआं उड़ाना बंद करो। वो गर्दन हिलाता था, हर कश में उनकी यादें हो, धुएं में वो नजर आए भाई। मतलब ये भाई भाई कहाँ डाल रहे हो? अबे कई शायर खुदकुशी करेंगे, बोले मरने देना भाई। और वो कुछ भी अलग शायरी, बोले मिलने का वादा उनके मुंह से निकल गया भाई, मिलने का वादा उनके मुंह से, मारे खुशी के नीनिश नहीं आए तो क्या उखाड़ लेंगे? बोले उखाड़ लेंगे कहाँ से? बोले भले शायरी है भाई, ये राइमिंग बड़ी नेचुरल है सर। आप पढ़े लो भाई, पढ़े लो। तो अब वो भी आगे सुनाता था। तो उनकी बातें मुझे लगा यार, और वो कुछ जब मैंने सिनेमा में देखा या और भी मीडियम में देखा, तो लोग ने इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा करते थे। जैसे अरे भाई, मतलब इतना बहुत लाउड करते हाँ, मतलब इतना कोई करता नहीं है। मतलब मेरे ना वो ऐसे ही बात कर रहा खाली, और छोटे किधर बैठे ला भाई। हाँ, जैसे कोई एक किसी शादी में मिले, बोले इधर आ, बोले ये रहमान भाई को जरा बोटी डाल, बिस्मिल्लाह बोल के डाल। बोले सीधे ऐसे डाल, हाँ इज्जत वाली में डाल। तो बोला भाई गोश्त खत्म हो। बोले क्यों, बकरा भाग गए तुम लोग, ओढ़ गए क्या? हाँ, ओलंपिक ले लिया क्या? अब वो यही बोल रहा है। तो मैंने एज इट इज़ उसको पकड़ा और एज इट इज़ किया, तो वो चला। अब मैं उसको इंटरनेट पे सोच रहा हूँ, अलग अलग पैटर्न में उसको लाऊंगा। जैसे तुम वो 2-3 कैरेक्टर करते हो ना, ये भी हाँ तो मेरे अलग अलग पैटर्न में उसको लाना है कि एक पैटर्न में अगर वो शायरी करेगा ये क्या करेगा, या नॉर्मल रैंटिंग करेगा तो वो कैरेक्टर क्या करेगा। मैं देखते हैं क्या है, मैं करूँगा ज़रूर वो। नहीं बेशक सर, मुझे कुछ साल हुए हैं वीडियोस बनाकर, और जितनी अच्छी चीज़ें मैंने की हैं उससे कहीं ज़्यादा मैंने गलतियाँ की है। तो वो गलतियों से एक उसका कंक्लूजन ये निकला है सर कि इट इज़ वेरी गुड टू हैव अ सिग्नेचर। आपके इतने सारे डायलॉग्स हैं, आपकी इतनी सारी लाइन्स हैं जो लोगों को याद रह जाती है। अगर वो आपका सिग्नेचर बनकर हर वीडियो में आए तो इट बिकम्स योर USP। आज कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो मुझसे बड़ी है। पहले इतना फील नहीं होता था, मतलब मैं देखता था, घर पे भेजता था, 4 लोग देखते थे, खुश हो जाते थे। अब जब वो बाहर के लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है कि यू आर बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर व्हाट यू डू एंड नॉट फॉर हु यू आर। आई लाइक दैट। और उसमें सर मेरा जो कैरेक्टर पसंद किया जाता है वो आप ही के कैरेक्टर से इंस्पायर हुआ है। वो एक पंचायती है, फुल एकदम टपोरी भाई टाइप है, और वो 2 लोग झगड़ा कर रहे होते तो उसको पंचायत बहुत होती है। और उसका एक लाइन है, हमेशा आता है और बोलता है क्या हो गया भाई, तो क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सर मतलब समवन फ्रॉम जिससे मैंने इतना इंस्पिरेशन लिया है। मैं चाहूँगा कि आप ऐसा कोई कैरेक्टर करें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ये जो तुम करते हो बहुत, मैंने देखा है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से तीनों कैरेक्टर तुम करते हो, ये वो चेंज आता है, उसमें एक स्क्रिप्ट भी होती है। तुम्हारी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो यूं ही नहीं होता है। जैसे मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ वो बना देते हैं। तुम्हारा एक हेड, स्टमक, टेल होता है। भले ही 1 मिनट बोल रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है इसने स्टार्ट किया, एंड भी कर दिया इसने। मतलब ज़्यादातर लोग है ना ऐसे बना देते हैं। मैंने कभी भी कोई ऐसी चीज़ की नहीं जो मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ जी। अगर मैं बहुत अजीब, बहुत ही फुद्दू टॉपिक पर, अगर मैं बाल तोड़ के ऊपर स्टैंड अप कर रहा हूँ ना, तो भी मेरा हेड, स्टमक, टेल होगा, मुझे मालूम है क्या करना है।
तो ये जो कैरेक्टर मैंने बहुत देखा है, मतलब जैसे हम कॉलेज पढ़ते थे तो माहिम जाते थे वो कब्रिस्तान में, और उनकी एक आवाज़ होती थी, है ना, जैसे उनकी आवाज़ बिल्कुल ऐसा लगता था बेस गिटार बज रहा है। वो बोलते थे, अरे भाई इतना मजा आता है ना भाई, भाई ले लकड़ी हवा पकड़ी, आधा बाहर आधा अंदर, दिल दरिया बाकी सब समंदर, समझ समझ का फेरे, गाजर दो बेरे, दिल्ली आगरा अजमेर, कोई भी शेर है तो दुम लगाने के तेरे रखते डेरे घंटा है। इससे ऊपर वाले आते, अरे भाई इससे बारे बात बताओ ना तुमको। फिर एक जो हमारे रजब भाई, तेरे को मैं जब बोल रहा हूँ ना समझ में नहीं आ रहा, डायूस। तो मैं अलग अलग सुनता था ना कि ये क्या बोल रहे हैं, उनके बीच में ऐसा लगता है कोई बेस गिटार बजा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक बजा रहा है, कोई दिमाग की बजा रहा है। तो वो सब तो वो अच्छा लगता है जो तुमने उसको पकड़ा है, क्योंकि बहुत कठिन है इस आवाज़ को बहुत देर तक पकड़ के रखना। बहुत बहुत शुक्रिया तो अच्छा है, बहुत करो यार। सर आप जितनी आपने स्टोरीज बताई है, आपके जितने एक्सपीरियंस, मैंने आपके बहुत इंटरव्यूज भी देखे हैं, तो आप हमेशा ये जिक्र करते हो कि कहानी जो है, स्क्रिप्ट जो है, स्टोरी जो है, वो हमारे आसपास होती है, लोग जो होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं, वहां से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। इज दैट द ओनली वे टू फाइंड अ गुड कंटेंट, या ये एक स्किल है जो जिसे डेवलप किया जा सकता है? दोनों चीज़ है। देखो, ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज़रूरी है आपके आसपास, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से आप देखेंगे ना, जो कहीं जब सफ़र कर रहे हैं, आप उबर में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं, या ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही लाइफ जियो तो ही कंटेंट वैसा निकले, क्योंकि देखा है ना, कंज्यूम किया ना आंखों से। बचपन में तो था ना, आप अपनी कार से भी जा रहे हो तो देखते हो सड़क पे क्या हो रहा है, चीज़ें की इमेजिनेशन भी है। आपको पढ़ना भी उतना ज़रूरी है, अध्ययन बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि स्टैंड अप ही पढ़ें। कई बार है ना, मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ता हूँ, जैसे मैं उर्दू लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे बड़े नाम हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, हिंदुस्तान में मुश्तबा हुसैन है, हमारे एक दोस्त है नादिर खान सरगुरु है, अच्छा ह्यूमर सटायर लिखते हैं, आपका कर्नल मोहम्मद ख़ान जो है, और सैयद ज़मीर जाफ़री, यहाँ पर हिंदी लिखने वाले शरद जोशी या हरिशंकर पारसाई या शंकर शेष, बहुत सारे लोग हैं। आप जब उनको पढ़ते हैं ना, जैसे मराठी लिटरेचर में पुल देशपांडे हैं, आचार्य अत्रे हैं, आप चाहे अगर आप एंथन चेखव पढ़े, अगर रशियन कंटेंट कंज्यूम करते हैं, या कोई भी आप जॉन ओलिवर पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं ना तो आप भरते हैं जी, और जब आपको छलकना है ना तो उसके लिए भरना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंज्यूम आप अपने आसपास से पढ़ने से, अध्ययन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत कुछ दे रहा है। वो उसकी अपनी एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन है, जो शब्द आपको दे रहे हैं, वो थॉट आपको दे रहा है, ये जगाना लगता है आपका, क्योंकि आपने वो पढ़ा है। तो देखना, पढ़ना, अच्छा बुरा दोनों ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल करें, और आप अपनी, जैसे थोड़ी देर पहले तुमने बोला, आपकी आइडेंटिटी, आपका सिग्नेचर क्या है, वो बनाइए। आप कैसे, मैं आदिल को क्यों देखूं, मैं इसको क्यों देखूं, यूएसपी, हाँ, ये इसका क्या है अलग। फिर आपको, जैसे मुझे लगता है मुझे मेरी पोइट्री के लिए देखता है, या फिर मैं इशू बेस्ड कॉमेडी के लिए देखता है, या मुंबईया के लिए देखता है, या फिर मेरे सरकाज़म के लिए देखता है, या मेरे पॉजेस के लिए देखता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती है, तो वो आपको आपकी मिमिक्री के लिए भी देखते हैं। आपने मिमिक्री बहुत की है। शुरू में मैं करता था, मतलब बहुत कम लोगों को पता है। हाँ। सबकी तरह मैंने भी एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट मैंने शोज़ भी किए हैं, 2-3 शोज़ किए, और बंद किए माशाल्लाह पेमेंट ना मिलने की वजह से। तो मजाक के अलावा मतलब सब करते थे। मैंने मिमिक्री, मैं बहुत अच्छी, जैसे मैं एक आवाज़ सुनाता हूँ, आप सचिन तेंदुलकर की आवाज़ में बताता हूँ, कि उमूमन लोग निकालते नहीं हैं। जब मैंने सुना तो मैं किसी ने बोला कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, माइकल होल्डिंग बोलते हैं, या सचिन व्हाट यू वांट टू से अबाउट टुडेस गेम, एनी कमेंट अबाउट द इनिंग। सचिन बोलता है, आई ऑलवेज ट्राई टू प्ले पॉजिटिव क्रिकेट फॉर माई कंट्री. Saurav is a very good batsman. He treats the ball on its merit. Visa power, go get it. Nothing official about it. आएगा, मजा आ गया। तो अब ये करता था, मैं बहुत सारे एक्टर्स की मिमिक्री करता था, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल। ये प्रैक्टिस से आता है सर? ये हाँ, तो कि एक वॉइस कल्चर भी होता है ना, वो भी थिएटर से हमने सीखा। वॉइस कल्चर क्या है, आपका जो गले में सुर है, आप किस बेस पे बात कर रहे हैं। अब हम वहाँ गए, अब दिन भर ऐसा बात करने वाला भी मिलता है यूपी में, थकता नहीं वो, थकता नहीं, ऐसा लगता कौन किसी ट्रक के नीचे ताजा ताजा उसको डाले, किसी से आवाज निकाल रही, अभी वहां गए थे, इतना मजा आ रहा था भाई, बहुत ऐसा भी है। तो आप बेसिकली, अब मैं उस दिशा में गया नहीं, मैं बहुत तगड़ा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता था अगर मैं उस दिशा में जाता था, लेकिन मुझे उस दिशा में नहीं जाना था। मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरे अंदर और भी चीज़ें हैं, तो मैं भी मिमिक्री करता था। जैसे गुलशन ग्रोवर कैसे बोलेंगे, हमारे यहाँ आसानी ऐसा होता है, तो ये सब करता था मैं, और ताली, बहुत मजा आता था, लोग ताली बजाते थे। लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं इससे ज़्यादा, थिएटर करने के बाद मैं सोचने लगा कि नहीं, मुझे बोलना है कुछ, मुझे कुछ कहना है,
तो फिर मैं धीरे धीरे थिएटर में हमारे बहुत अच्छे तुम भी जानते हो इनायत काजी साहब, उनके साथ जो मैंने काम किया, या अरशद भाई के साथ, और भी जितने लोग जैसे गिरीश देसाई, शेख समी उस्मान, और बहुत लोगों को देखा उमेश जंगम भाई, सबको जब मैं देखता था, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम मैं नहीं ले पाऊँगा इतने कम स्पैन में, तो एक जो अच्छी चीज़ नोटिस करता था कि क्या आप कहना चाहते हो प्ले के ज़रिए। 45 मिनट के 1 घंटे के प्ले में आपको बोलना क्या है, तो वो पैटर्न बन गया, क्लियर होना चाहिए। हाँ, मुझे ये बोलना है, ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट है और ये बात बोलनी है इस नाटक के ज़रिए। तो वो करते करते वो कंडीशनिंग हो गई। फिर मुझे लगता है मिमिक्री में क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ हंसाना मकसद नहीं है, तो उस लिए, और वही चीज़ फिर स्टैंड अप में आ गई। हालांकि मैं बहुत अगेंस्ट था स्टैंड अप के, मैं सच बताऊं, मैं इंडिया पे जो स्टैंड अप कॉमेडी जब टीवी पे आया ना, तो मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है यार, ये क्योंकि मैं वेस्ट देखना शुरू कर दिया था, मतलब ये थोड़ी कॉमेडी है। हालांकि वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे अपने जोन में, अभी भी एक से एक धुरंधर है वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन चूंकि जब मैं पढ़ा और देखा, मतलब ये नहीं है, अच्छा अब इससे एक स्टेप आगे है, ये अभी पीछे की चीज़ चल रही है, मुझे ये लगता था। हालांकि मैं करता नहीं था, हाँ, जब टीवी पे गया तो मैंने किया वही जो सब चल रहा था, बट लेकिन मैंने वो बहुत जल्दी छोड़ा, उसमें बेचैनी थी मेरे अंदर। इवन टीवी पे, इंटरनेट पे आने से पहले भी जब मैं वेस्ट दिखा, तो मेरे एक वीडियो है, मैंने कॉमेडी का महामुकाबला में स्टैंड अप किया था बॉलीवुड के बारे में 70s में, तो मेरा स्टाइल पूरा वेस्टर्न था। बेचैनी तो थी, बाद में धीरे धीरे फिर जब मेरी वो फट गया वाली इंसिडेंट होने के बाद, तेरी तो फट गई, तब मैंने पूरी तरह से राइटिंग शुरू की उसकी। तो ये तो है, ज़रूरी है प्रोसेस। सर कितना कुछ इन डेप्थ सीखने मिल रहा है आपसे। अरे आपने ये बात जो कह रही है कि ह्यूमिलेशन वाली आपने जो बात बताई, बहुत सारे आर्टिस्ट उससे रिलेट कर पाएंगे। ज़रूरी है, हर इंसान के लाइफ में ऐसा वाक्य होता है जहाँ उसे चैलेंज किया जाता है, या तो वो खुद को कर लेता है या सामने वाला करता है। वही शेर याद आ रहा है मुनव्वर राना का कि मुखालिफत से, यानी मुखालिफत यानी आपके अगेंस्ट कोई अगर बोले कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तनकीद को देखो, तनकीद आपको 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन के लिए बॉदर करनी चाहिए आपको। अगर बॉदर नहीं कर रही तो आप में प्रॉब्लम है, आपका सॉफ्टवेयर कुछ रॉन्ग है। आपको बुरा लगना चाहिए, वो आपका सिस्टम है, लेकिन उसके बाद आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि वो यूं ही नहीं बोला है, वो क्या बोला है, कितने लोग बोल रहे हैं, तो फिर आपका ये एक्टिवेट होना चाहिए। इसीलिए कई बार मेरे सारे स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते तू कॉमेडी क्यों कर रहा है, तू फिलॉसफी कर रहा है, तू कुछ अलग ही है। बोला अलग नहीं हूँ, मेरे पीछे जिनके साथ मैंने काम किया उसका असर है। आपकी बेस्ट क्वालिटी सर यही है ना कि सामने वाले बैठे इंसान की आप नब्ज जान लेते हो, तो आपको पता होता है कि क्या शब्द, क्या सेट, क्या चीज़ यहाँ काम करेगी, एंड यू स्प्रेड दैट मैजिक, यू स्प्रेड दैट ऑरा। वो गॉड इज काइंड। मैं वो मेरे फेलियर से ही मैंने सीखा कि मैं आज भी टचवुड ऐसा नहीं, कोई क्लेम नहीं कर सकता, हर इंसान फेल हो सकता कल भी कोई, लेकिन मैं ज़्यादातर 95% या 90% में ऑडियंस देख के समझ जाता हूँ आज ये बिकेगा, आज ये बेचना पड़ेगा, और मुंह खोलने के 2-3 मिनट के बाद आज मेरा रिदम ये नहीं चलेगा, आज मुझे गियर चेंज करना। मैं लोग अक्सर को बोलता हूँ, जो जीता है वही सिकंदर में लास्ट सीन में जब वो आमिर खान उसको कहते हैं कि संजू चेंज द गियर, आमिर खान वहाँ से चिल्लाता है उसके भाई जो मामिक, और वो रेस कर रहा है, वो गियर चेंज करके जब दीपक तिजोरी से आगे निकलते हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ जब आप एक रिदम में, मैं कई स्टैंड अप कॉमेडियन को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बंदा ऐसी जगह पे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका रिदम सेट है। ओके, थिएटर ने मुझे ये सिखाया है कि आज सेट आधा है, आज आपको ये वाला माइक है, आज आपको फिजिकल करना है, आज आपको 2 घंटे का प्ले 1.5 घंटे में करना है, तो अडेप्ट। तो ये सीख गया मैं अपने सेट के बीच में अपनी रफ्तार चेंज करता हूँ, स्लो करता हूँ, फास्ट करता हूँ, मैं कांस्टेंट यहाँ मेरे चलता रहता है। 1 घंटे की दौड़ है मेरी, 1.25 घंटा भागना है मुझे, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा मिड पॉइंट ये है, मैं वहाँ मैं पता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, मैंने बहुत जॉनी भाई और उमर शरीफ साहब और जॉर्ज कार्लाइन, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, मतलब 2 लोगों से तो मिला हूँ, जॉनी भाई से और उमर शरीफ साहब से, मरहूम। तो मैं मेरे सेट में नए लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, मेरा एंड बहुत क्लियर होता है कि मैं यहाँ ये बहुत मजबूत चाहिए, और ये मेरा, मैं पहला कॉन्फिडेंस अपने एंड से लेता हूँ, मेरा एंड ये है, ये बहुत सही है बॉस, मैं अपने ये बोल के आता हूँ तेरा एंड बहुत तगड़ा है, आप स्टार्ट कर, तो मैं एंड बहुत क्लियर रहता हूँ, ये मेरा एंड है, लास्ट का ताकि पता होता है जाना कहाँ है। हाँ, जाना कहाँ, और एंड में तो तू फोड़ रहा है ना, तो एंड तक इसको डिजिटल भाषा में बोलते हैं CTA, दैट इज कॉल टू एक्शन। कि आपको पता होना चाहिए स्टार्ट से कि आप अपनी ऑडियंस को लेकर जाना कहाँ चाहते हो, तो आपका एंडिंग कहाँ होना चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस वही है, बस थोड़ा। सर आपने जिक्र किया कि थिएटर हैज़ बिन योर फाउंडेशन और बैकबोन इन टुडेज टाइम। अगर हम 2023 की बात करें
तो थिएटर इज़ सम प्लेस जहाँ बहुत अभी भी आर्टिस्ट रिस्पेक्ट करते हैं, जाते हैं, बट आज के हालात ऐसे हो गए सर कि लाइफ इज़ वेरी फास्ट पेस्ड, देयर इज़ सो मच थिंग हैपनिंग अराउंड अस कि लोग वो चीज़ स्किप कर देते हैं, वो टैलेंट को स्किप कर देते हैं। आज आपको देखकर अगर 10 लोग स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मे बी शायद इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड्स दैट यू गेट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द लव यू हैव फॉर द आर्ट, एंड सेम गोज इन एवरी फील्ड। फिर वो एक्टिंग हो या वो इन्फ्लुएंसर हो या वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, तो लोग आजकल अगर इंस्पायर होकर कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका वन ऑफ द रीजंस ये हो रहा है कि वो देख रहे हैं यार मार्केट में पैसा बहुत है, एक शो का इतना मिलता है, एक वीडियो प्रमोट करने का इतना मिलता है, बट वो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं कि इस पूरी चीज़ का जो एसेंस है कि कल को अगर यू एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, मी एज एन इन्फ्लुएंसर, अगर हमको पैसे ना मिले तो हम तो भी उतने ही एक्साइटमेंट से और उतने ही प्यार से और एनर्जी से वो चीज़ करेंगे, क्योंकि हमने पहले उसे करना शुरू किया और फल बाद में मिला। बट 9 out of 10 people are doing it उल्टा, they starting it because they seeing that so many things are happening around us. वो एक्चुअली क्लियर होना ज़रूरी है ना। आप देखो, आप वो काम करें जिसको आप प्यार करते हैं। आप अगर पैसे को प्यार करते हैं तो फिर वो काम आपका एंड गोल, और प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं अपने आर्ट फॉर्म को, मैं जो भी करता हूँ उससे मैं अगर प्यार करता हूँ ना, तो फिर आपको कभी भारी नहीं, बोझल नहीं लगेगा। फिर वो ह्यूमन टेंडेंसी, आपको कोई दिन अच्छा बुरा, एवरी डे इज़ नॉट संडे, तो आपको लगेगा। बट जब आपके दिमाग में वायरल होना है खाली, और काम कैसा भी करूँ वायरल होना है, तो फिर आप बॉदर होते रहेंगे। आप वायरल तो होना है लेकिन अच्छा करके वायरल होना है, अच्छा करके वायरल होना। मुझे इन डेप्थ, और जैसे थिएटर की बात की ना, थिएटर में अब ये तो चैलेंज आता ही है, क्योंकि आप एक बंदा है, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है ये, मैं लोगों के लिए भी और ख़ास करके नए लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि सबकी जर्नी अलग है बॉस। दूसरों की जर्नी से अपनी जर्नी को कंपेयर मत करो, बेशक। और सबका डिवीज़न अलग है। ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने सबको अलग अलग दिया है। अगर आप कोई अरिजीत सिंह है, बहुत ग्रेट सिंगर है, लेकिन उनको अगर मॉब फॉलो करता है, और एक अनुराग कश्यप हैं जिनको उतना मॉब फॉलो नहीं करता, लेकिन दोनों का जोन अलग है। मॉब फॉलो करना ही सक्सेस नहीं है। आज क्या लोगों को लगता है वायरल होना, मॉब फॉलो कर रहा है तो ये सक्सेस है? नहीं नहीं, आप परेशान मत हुइए यार। मैं ऐसे कई एक्टर को जानता हूँ, मनोज वाजपेयी जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी। एक कोई भी, मैं यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का, ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर है, अगर वो सिटी इन्फिनिटी मॉल में चले जाए पूरा मॉल भर जाएगा, लेकिन अगर कोई बहुत तगड़ा एक्टर जाएगा तो उतना नहीं हो सकता, कुछ लोग आगे फोटो क्लिक कर, लेकिन दोनों की पोजीशनिंग अलग है, दोनों की प्लेसमेंट अलग है, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, हाँ, दोनों की इज्जत अलग है। तो आपको जो मिला है ना, पहले तो उसको ग्रैटिट्यूड लो आप, और सबको एक जैसा नहीं देता है ऊपर वाला। तो इसकी वजह से मैं अक्सर समझाता हूँ, मैं इसलिए मैं बहुत मुतमईन रहता हूँ कि नहीं ठीक है यार, सबका एक अलग है, किसी को ये दिया है, किसी को ये दिया, आप रिकग्नाइज करो आपको इस ब्रैकेट में रखा है, खुश रहो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, सबकी सक्सेस अलग है यार। ये अभी जो भट्ट साहब की जो सक्सेस है, या भट्ट साहब ने जो काम किया वो ग्रेट है यार। सुभाष घई का बहुत ग्रेट है यार। अब उनको 20 लौंडे लपाटे उनके पीछे नहीं भाग रहे, तो इसका मतलब क्या है कि वो जिसके वो कम है? नहीं, उसकी भी है, उसकी अलग है, इनकी अलग। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे ख्याल से सबको समझना चाहिए। और प्रोसेस का एंजॉय करो, काम करो, मेहनत करो, शिद्दत से काम करोगे ना, वो जो है ना, अपना शाहरुख भाई का जो लाइन के, सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। कायनात मेरे कॉलेज में पढ़ती थी किसी से नहीं मिला उसने, सॉरी। मैनिफेस्ट या सर, कुछ फन सवाल है मेरे पास आपके लिए। मैं वो एक रैपिड फायर टाइप नहीं है, बट थोड़े से ये बस कुछ सवाल है, हम दूसरा सीजन निकाल सकते हैं हम, बस कुछ बातें के अलावा। वो जो आप जॉनी से मिले थे मेरे आने से पहले, तो उसका पेमेंट बाकी है, तो उसका पेमेंट हम क्लियर कराएंगे और फिर हम उससे बस कुछ सवाल कराएंगे। हाँ, करा डालो एकदम। सर, पहला सवाल आपके लिए जो है बहुत ही एब्सर्ड है सर, तो आप उसके जवाब भी बिल्कुल अनरियलिस्टिक दे सकते हैं। तो पहला सवाल ये है कि अगर आप एक दिन के लिए कोई जानवर होते तो वो कौन से होते और क्यों? कॉकरोच होता है यार। मेरी वाली उसी से डरती है। नहीं, मतलब उड़ने वाला होता हूँ मैं, कॉकरोच जो किसी के भी शयन कक्ष में पहुँच सकता हो।
वो उड़ने वाला तो सर, उड़ता उड़ने वाला भी आपको कॉकरोच से डर लगता है? नहीं, मेरे को नहीं। मैं पकड़ के भी वो फेंक सकता हूँ सर, पर छिपकली नहीं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं पकड़ सकता हूँ यार। मैं अपने अंदर के जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं तो सही हो जाए साले। नहीं मतलब मुझे डर वर नहीं लगता है, मतलब मुझे हाँ गेंडे वंडे से डर लगता है। डिस्कवरी चैनल पे जब देखता हूँ ना, सांप वाप देखता हूँ ऐसा। मैंने सांप देखे हैं, रियल में भी देखे, कुरला में आते थे सांप। मार भाई मार, जहर वाला है, नहीं भाई गला पकड़ भाई, गला पकड़, हट बे इधर आ। देख के बचपन में सांप देखे मैंने। अरे भाई बारिश में आ गया सांप भाई, एक बोलता मगरमच्छ के ऊपर बैठ के आया है, मतलब मगरमच्छ के ऊपर, अबे मैं देख ही हूँ। तो डर वर तो नहीं लगता है, बट लेकिन ठीक है हाँ, एक थोड़ा वो। अच्छा सर, अगर दूसरा सवाल, आपको एक ऐसे आइलैंड पे डाला है जहाँ सिर्फ आप है और आपको वो एक रात स्पेंड करनी है वहाँ पे विद एनी 3 people of your choice, who those 3 people will? एक हाँ 2 3 इंशाल्लाह वो तीनों के साथ नहीं, क्योंकि वो तीनों की वजह से मैं आइलैंड पे गया हूँ। भाई कोई मत आओ। अच्छा, ये आखिरी सवाल है। आपने इतनी बार सेट परफॉर्म किया है, स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंसेस, वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल या बड़ा ही एम्बेरेसिंग सा कोई एक, अगर आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करो। यार बहुत सारे हुए यार अनयूजुअल में, मुझे तो हर चीज़ कंटेंट दिखती है। मतलब मुझे याद है एक बार मैं एक बड़ी अच्छी जगह सऊदी अरेबिया, वहाँ पर मैं वहाँ की जगह जिद्दा या दम्माम में मैं शो कर रहा था। एग्जैक्टली जिद्दा में या दम्माम मुझे पता नहीं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम था। और मैं कैजुअली, मैं क्या बाज़ औक़ात भूल जाता हूँ कि मैं एक स्टार हूँ या सेलिब्रिटी हूँ। अच्छा, मतलब एकदम से भूल जाता हूँ, सच बताऊँ सर। नहीं मेरे को पता नहीं है, केमिकल लोचा है क्या? तो वो भूल जाता हूँ, और मैं वो भूल गया। और मैं बोला कोई साथ में था, बोला ऐसे मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ, सब सेटल हो गए थे, तो मुझे ऐसे बाहर से मैं यहाँ से कुछ एक लेके आता हूँ। हाँ। किसी को अब तो मैं बोलने लगा हूँ कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ 2 लोग चलो, ताकि मैं भूल गया कि इंडिया नहीं है। और मैं बाहर निकल गया, और बाहर निकलने का जब वापस आने लगा तो गेट पे 2 पुलिस खड़ी थी अरबी के, काले काले माशाल्लाह दयूस और घूराले बाल ऐसे खड़े थे। और ऐसे मैं गया तो रोक दिया, माफ़ी अंत शुक्रान वाला माफ़ी। मैं बोला, मैं भी सोचा बोल दूँ कुल या अय्युल काफिरून अल्लाह, मेरे को जो मैं आयत पढ़ दूँ माफ़ी अंत शुक्रान। मैं बोला आई एम द गेस्ट, ये यला बर्रा रो। मैं बोला आई एम द गेस्ट, ये लोग उसको इंग्लिश नहीं आ रही, मेरे को अरबी नहीं आ रही, और भगा ही रहा है मेरे को यार। बोला शो कैसे होगा यार ये। और मैं 5 मिनट में सोच रहा हूँ, मैं रोऊं हंसूं कोई भी, वो बाहर वाले फिर अचानक वो लोग भागते हैं, अरे भाई सर आप, फिर उन लोग अपना वो निकाल के मेरे घर में, उनको बोला माफी है शुक्र, उनको भी भड़का। मैं बोला भाई ये 4 किलो थूक रहा है, चलो। और साथ में लेके गए, तो मुझे समझ में कहीं भी, अरे मुझे नहीं घुसने दिया यार। मैं 1 सेकंड के लिए आई वाज ज़ैप्ड कि मैं क्या करूं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन एक ये किस्सा मुझे याद है कि जहाँ मुझे मेरे शो पे मैं जलील हो रहा था। और मेरे शो पे मुझे नहीं आने दिया जा रहा था। अरे तो सर आपका यहाँ आना वाज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू सो मच, आप आए, हौसला अफजाई किया आपने। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बहुत मज़ा आया यार, बहुत सही लगा। सर हमारे वीडियो के अंत में ना एक फॉर्मेट है जहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी ऑडियंस को भी पार्टिसिपेट करवाएं। सो एक टॉपिक और एक सवाल होता है जो मैं छेड़ता हूँ। सो मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मैं उन्हें ये टॉपिक बताऊँ। आज हमने बहुत सारी बातें करी एंड इतनी चीज़ें सीखी, इतनी चीज़ें सिखाई, इतनी चीज़ें समझी। एंड आई एम वेरी श्योर कि अ लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस, आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स, समवन हु ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, काफ़ी चीज़ें हमने, इंस्पायरिंग चीज़ें हमने सीखी होगी। खैर, तो आज का टॉपिक ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जहाँ पर आपको कोई डिपेंडेंसी नहीं है टू शोकेस योर टैलेंट। सो इज़ सोशल मीडिया द नेक्स्ट बिग थिंग, और OTT प्लेटफॉर्म स्टिल हैविंग दैट अपर हैंड एंड विल ऑलवेज हैव दैट अपर हैंड? सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? OTT पूरा रेवोल्यूशन के साथ आया, और मैं तो बोल रहा हूँ बहुत सही आया, क्योंकि OTT ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि आपको हीरो बनने के लिए, लीड बनने के लिए आपको मस्कुलर होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उसने ना, मैं OTT में बहुत जल्दी मैं भी जाऊंगा, मेरी तैयारी चल रही है मेंटल, क्योंकि मैं बेसिकली एक्टर हूँ। लेकिन OTT के आने की वजह से, और इवन सोशल मीडिया ने भी यार, आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ लोग फ्लूक कंटेंट नहीं, बहुत से लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसने भी आपको स्टारडम दिया, पैसा दिया। अच्छा लगता है यार जब कोई सोशल मीडिया का आर्टिस्ट है, जो इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो यूट्यूब का हो या टेलीविजन का या क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का हो, बड़े स्टार उसके साथ अपना वीडियो बना रहे हैं।
तो जितने लोग मेहनत से बना रहे हैं, जितने लोग ने अपना पैशन डाला है उसमें, तो सबको सलाम है यार। तो ये 2 पैरेलल प्लेटफॉर्म है ना, इसने बहुत अच्छा कर दिया है। ये बुरा नहीं है जी, ये बहुत अच्छा है, इसको अच्छा समझें आप। बेशक। जो उसको गलत तरीके से कर रहा है, उसको फ्लूक से हिट हो गया, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वो जेन्युइनली उसमें अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों उसको बुरा बोले यार। बेशक। यू आर स्टिल पार्ट ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट शो ऑफ इंडियन, हाँ कपिल शर्मा शो। हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? बोलना चाहता हूँ कि मेरी मन में, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी, चूँकि हर आर्टिस्ट का एक वो होता है। कपिल भाई अपना बहुत हम लोग लाफ्टर चैलेंज से साथ में थे, वो शो साथ में किया था। वो शो भी वो जीते, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मर है। और वो उनको देख के एक चीज़ लगती थी मुझे, तभी भी लगती थी, बाद में भी मैंने बोला भी उनको, कि सब करते थे ना, जैसे एक फुटबॉल खेलने वाला आदमी ना, जैसे एक गोल अपना गोल जब मारता है ना, तो जब जाती है, तो अगर वो कितनी बार हिट और मिस होता है, हाँ। तो हमारे पंच के डिलीवरी में और उनके पंच के डिलीवरी में एक बहुत बड़ा फ़र्क, कि वो 10 में से 10 बार गोल मारते थे, 10 में से 6 या 7 या 5 थे, बाकी सब लोग। वो बहुत अपर हैंड था उस आदमी को। और आज भी कपिल शर्मा को देखता हूँ, एक 3 घंटा 3.5 घंटा सेट पे रहना और पूरी स्क्रिप्ट उसमें ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करना, पहले स्टैंड अप करना, हमारे जो गैग्स या स्केच होते हैं वो, फिर सेलिब्रिटीज़ के साथ बात करना, उतनी देर तक विटी रहना लगातार, दिल गुर्दे का काम है। हर मतलब कोई बोल दे, मैं तो ये देखने के बाद मैं और कायल हो गया उस टैलेंट का, कि ये बहुत ही अलग चीज़ है। और इस वक्त हिंदुस्तान में उनके अलावा ये टैलेंट किसी और में नहीं है। होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, सबका अलग अलग जोन का टैलेंट है, लेकिन वो जो कर रहे हैं ना, वो उनके अलावा और इस वक्त इंडिया में कोई नहीं कर, मतलब मुझे नहीं दिख रहा है जी। बाकी सब लोग अलग अलग जोन में एक से एक खिलाड़ी हैं, सबकी अपनी सक्सेस, अपनी जर्नी अलग है। मेरी ख्वाहिश ये थी ना आदिल, कि मैं टीवी, इंडियन हिस्ट्री में 3 टीवी कॉमेडी के बड़े शो टीवी पे आए। एक द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट शो। देन दूसरा ब्रांड सबसे बड़ा कॉमेडी सर्कस, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट शो। द कपिल शर्मा शो का मैं हिस्सा था नहीं कभी, और मैंने कभी बोला भी नहीं ऐसे कि मैं बोला ठीक है यार, मतलब देखेंगे, मतलब कभी नहीं था। 10 साल हो गए थे। लेकिन कहते ना, वो एक राजू भाई का जब देहांत हुआ और एक ट्रिब्यूट शो दिया, एक सारी स्टैंडअप्स को बुलाया उस शो पे, मैंने भी अपना सेट किया, सबको पसंद आया, चैनल को पसंद आया, सबको, मुझे फिर बुलाया गया। और फिर हम और कीकू शारदा, हम सलीम अकबर और भी वेरियस कैरेक्टर करते रहे। तो वो शो का जब मैं हिस्सा बना, तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि ये रह गया यार। आज प्राउडली जब इतिहास लिखा जाएगा इंडियन, आगे और भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि और भी बड़े कॉमेडी के शोज़ आएँ, लेकिन टिल डेट जो 3 बड़े कॉमेडी के शो है, मैं तीनों का हिस्सा रहा। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इंशाल्लाह आगे और 30 शो जो आएंगे, आप उसका भी हिस्सा रहेंगे। बस जाने से पहले मेरे पास एक छोटा सा एक रैपिड फायर है। मैं आपको 2 चॉइस दूंगा, आपको उसमें से कोई एक चूज करनी है, पर फट से, क्योंकि यू कैन नॉट थिंक। पहला, विराट धोनी, रोनाल्डो मेसी, शाहरुख सलमान, चाय कॉफी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया। थैंक यू। हालांकि अफगानिस्तान बोलना चाहिए था मेरे को। अरे सही है, थैंक यू सो मच।